कौवा अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। ऊपर से उसकी बीवी हर दिन कलेश किया करती, इसलिए कालू ज्यादातर समय घर से बाहर ही बिताता। रानो ना जाने कहाँ मर गया। मैं कब से इस निकम्मे आवारा की राह देख रही हूँ। गोरी बहन, जग्गू अभी अभी कुक्कू के साथ नदी पर गया है। आप थोड़ी देर पहले आती तो यहीं मिल जाता। रानो, तू भी एक नंबर की बुद्धू रहेगी। मैं कालू को ढूंढ रही हूँ। गोरी, कालू भैया का तो मुझे नहीं पता, आप मिट्ठू से पता करें। तू मुझे एक भगोना आटा दे दे। जितनी देर में कालू को ढूंढ कर लाऊंगी उतनी देर में तो रोटियां बन जाएंगी। ठीक है गोरी, भीतर आ जा, मेरे बर्तन में ही आटा ले जाना। फिर गोरी रानो के घर में आटा लेने चली जाती है और जल्दी जल्दी रोटियां बनाती। दोपहर के 12 बजे कालू कौवा घर आता है। आ गए, मिल गई फुर्सत घर आने की। अब भी मत आते। गोरी, जब तुम्हें पता है मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं आटा कहाँ से लाता? तो कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? गोरी, मेरे पास खेत है, जमींदार मेहनत मजदूरी करता अच्छा नहीं लगेगा। कैसे बोला खेत है? 2 गज जमीन नहीं, जमींदार बनते हो। आज तो रानो से आटा मांग कर रोटियां बना दी है, कल का सोच लो, भूखे सोना है या काम करना है। गोरी, जल्दी से रोटियां दे दो, मैं खेत में इस बार भिंडी की खेती करने का सोच रहा हूँ। जल्दी से रोटी खाकर हल चलाने जाता हूँ। फिर गोरी कालू कौवे को 2 रोटी प्याज के गट्ठे से दे देती है। कालू कौवा रोटी खाकर खेत पर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो खेत की हालत देखता है तो देखता ही रह जाता। ये खेत तो बंजर हो गया है, इसको उपजाऊ बनाते बनाते प्राण निकल जाएंगे। हे ऊपर वाले, अब तो ही कुछ कर। कालू कौवा तेज चिलचिलाती धूप में खेत के मेंढे पर बैठा था। तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और एक बूढ़ी चुड़ैल झाड़ू पर बैठकर कालू के पास आ जाती। कालू कौवा तो बहुत डर चुका था। चुड़ैल, चुड़ैल जी, प्लीज मेरे पास ना आना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। कौवे चुप हो जा, मैं अच्छी चुड़ैल हूँ, हनुमान चालीसा मुझे पूरी आती है, सुनाऊं? अच्छी चुड़ैल, क्या तुम मेरी मदद करने आई हो? हाँ, अब सोच रही हूँ चली जाऊँ। नहीं नहीं, आप मेरी मदद करें, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, ये मेरा जादुई झाड़ू है, आज से तेरी हर बात मानेगा, तू जो मांगेगा वो देगा, लेकिन कभी इसका घमंड ना करना, समझे? घमंड? और कालू कौवा, आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। चुड़ैल वहाँ से छूमंतर हो जाती है। कालू कौवा एक नंबर का आलसी था, वो तुरंत ही झाड़ू पर बैठ जाता है। झाड़ू झाड़ू, सीधे मेरे घर चलो। कालू कौवे के इतना बोलते ही झाड़ू एकदम से ऊपर उठती और फटाक से कालू के घर की तरफ लहर लहर उड़ने लगती है। वो खिड़की से ही घर में घुस जाता है। कालू, अभी तो तुम खेत पर गए थे और इतनी जल्दी घर भी आ गए, और ये गंदा सा झाड़ू क्यों लाए हो? खबरदार गोरी, जो झाड़ू को गंदा बोला, ये जादुई झाड़ू है, आज से मेरी हर बात मानेगा। सपने देखना बंद करो, चलो मैं भी खेत पर जाकर हल चलवाऊंगी, तुम अकेले से कुछ नहीं होगा। गोरी, तुम्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, जादुई झाड़ू, मेरे लिए एक आटे का कट्टा ला दे। कालू के इतना बोलते ही वहाँ एक शुद्ध आटे का कट्टा आ जाता है। गोरी तो विश्वास नहीं कर पाती। कालू, ये तो सच में जादुई झाड़ू है, तुम सच बोल रहे थे? हाँ तो मैं कभी झूठ बोलता हूँ? बेवकूफ कालू, फिर ये आटे का कट्टा क्यों मांगा? बना बनाया खाना नहीं मांग सकते थे? फिर कालू कौवा जल्दी से स्वादिष्ट भोजन मांगता है, तुरंत ही वहाँ ढेर सारे भोजन का ढेर लग जाता। अब तो कालू गोरी के मजे ही मजे हो गए थे। टूटी फूटी झोपड़ी आलीशान घर में बदल जाती है। अब वो अमीर पक्षी बन गए थे। एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ा पक्षी आता है। बेटा, कुछ खाने को दे दे, 3 दिन से भूखा हूँ। बाबा जी, आप 2 मिनट रुके, मैं अभी भोजन लाया। और हाँ, जब भी आपको भूख लगे मेरे ही घर आना। कालू कौवा तुरंत ही भीतर जाता है और जादुई झाड़ू से स्वादिष्ट पकवान मांगकर बूढ़े पक्षी को दे देता है। गोरी तो ये देखकर नाराज हो जाती है। कालू, अब हम बड़े लोग हैं, भिखारियों से बात करने में हमारी बेइज्जती है, आप यूं ही हर किसी को मुंह न लगाया करें। गोरी, ये तो मैं भूल ही गया था कि अब हम बड़े लोग हैं, आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसे कालू कौवा अब किसी की भी मदद नहीं करता। एक दिन रानो चिड़िया गोरी के घर आती है, लेकिन कालू गोरी को तो घमंड आ चुका था। चिड़िया, हमारे घर क्यों आई हो? जरा खुद को देखो, तू कहाँ टूटी झोपड़ी में रहती है और हमारा आलीशान बंगला है। चल अब जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी।
ऐसे बोलकर गोरी दरवाजा लगा लेती। चिड़िया तो हैरान हो गई थी। ये तो सच्ची कहावत है, 4 पैसे आते ही लोगों को घमंड आ जाता है। दिन भर रानों से काम चलाने वाली को आज घमंड आ गया है। बोलती है कि मैं झोपड़ी में रहती हूँ, अब आगे से कभी इसके घर आऊंगी ही नहीं। ऐसे विचार कर चिड़िया लौट जाती है। अब कालू गोरी किसी की भी कोई मदद नहीं करते। एक दिन मिट्ठू तोते की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो जाती। वो कालू कौवे से रुपए मांगने जाता है। कालू दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे बेटा, कालू तो बाजार गया है। बोले क्या काम है? मैं उनकी चौकीदार हूँ। माँ जी, मैं बाजार में ही मिलूंगा, बहुत जरूरी काम है, आपको बताने का समय नहीं। मिट्ठू तोता कालू को ढूंढते हुए बाजार की तरफ भाग जाता है। कालू गोरी बाजार में उसे मिल जाती है। तब मिट्ठू तोता उससे उधार रुपए मांगता है। मिट्ठू, हम छोटे लोगों के मुंह तक नहीं लगते। चलो कालू जी, मुझे अभी सोने के झुमके भी लेने हैं। ये ना जाने कहाँ से टपक गया। कालू यार, मेरी पत्नी अस्पताल में है, तेरे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा, प्लीज मना ना करो। एक बार कहा ना, हमारा लेन देन बड़े पक्षियों से होता है, तुम भागो यहाँ से। मिट्ठू उदास मन से लौट जाता है और तभी जादू झाड़ू कालू कौवे के पास आता है। कालू कौवे, कहीं तू मेरी वजह से घमंड तो नहीं करता? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल घमंड नहीं करता। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जैसे मुझे कुछ पता नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। तुम दोनों बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे। घमंडी कहीं के, चुड़ैल ने ना जाने मुझे किसके हाथों सौंप दिया। नाना झाड़ू, तुम कहीं नहीं जाओगे। गोरी की बात सुने बिना झाड़ू वहाँ से गायब हो जाता है। कालू गोरी भागे भागे अपने जंगल में आते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उनका आलीशान घर वापस से टूटी झोपड़ी में बदल जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। वो भोली चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी दाना खा रही थी। तब कालू कौवा उसके पास आता है। बोलो कालू कौवे, आज मेरे घोंसले में कैसे आना हुआ? चिड़िया, मैं एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आया हूँ, जिसमें हम दोनों का फायदा है। वो कैसे कालू कौवे? हम दोनों का फायदा कैसे होगा? चिड़िया, तुम ठहरी एक छोटी कमजोर चिड़िया जो भारी भरकम वजन नहीं उठा सकती हो, और मैं ठहरा एक ताकतवर कौवा जो हर भारी से भारी चीज उठा सकता हूँ। कालू कौवे, अब बता भी दो, आपके मन में क्या चल रहा है? चिड़िया बहन, हमें हर तरह का मौसम इसी तिनके के घोंसले में गुजारना पड़ता है। ठंड से ठिठुरते हैं, बारिश में भीगते हैं और गर्मी में तो तेज धूप का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बड़ा पक्का घर बना ले और फिर दोनों आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ कालू कौवे, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है और अब सर्दियाँ भी आने वाली है, तो हमें जल्दी से घर बनाना चाहिए। चलो तो घने जंगल की तरफ चलते हैं और घर बनाने का सामान लाते हैं। ऐसे छोटी चिड़िया कालू कौवे के साथ घने जंगल की तरफ चली जाती है। चिड़िया, उस पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत लगती है, आप टहनियाँ काटे और मैं लकड़ियों को जंगल लेकर जाता रहूँगा। फिर चिड़िया पेड़ से लकड़ी तोड़ने लगती। कालू कौवा आँख बचाकर सो जाता। तब तक चिड़िया ने ढेर सारी लकड़ी काट दी थी। अरे कौवे भैया, आप कहाँ चले गए? देखो तो मैंने कितनी सारी लकड़ी काट दी। बहुत खूब चिड़िया, गलती से मेरी आँख लग गई थी, माफ करना। मैं जल्दी से लकड़ियों को जंगल पहुँचा कर आता हूँ। कोई बात नहीं कालू कौवे, अब मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं यहाँ क्या करूँगी? कालू कौवा तो बड़ा चालाक था। वो भारी वजन चिड़िया के सर पे रखता है और खुद थोड़ी सी लकड़ी लेकर उड़ता है। रास्ते में चिड़िया को वजन लगने लगता। कालू कौवे, मुझे भारी वजन लग रहा है, थोड़ा कम कर दो। अरे रे रे चिड़िया, बस थोड़ी दूर और, मुझे भी तो भारी वजन लग रहा है। अब घर बनाना है तो जोखिम कम करना होगा। ऐसे पूरे रास्ते में चिड़िया को तो खूब वजन लगता है और कालू कौवा तो भाषण देते हुए मजे से उड़ रहा था। इसी तरह से दोनों को काम करते हुए कई महीने बीत गए थे। कालू कौवे, हमारा घर अब बनने वाला है, बस छत डालनी बाकी है। चिड़िया, हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा, रात को ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। अब चलो जल्दी,
हमें ढेर सारे सूखे तिनके लाने होंगे जो कि पहाड़ों पर मिलते हैं। हाँ कौवे भैया, मैंने कब मना किया, चलो जल्दी से। ऐसे कालू कौवा छोटी चिड़िया को दूर पहाड़ों पर ले जाता है। वहाँ सूखे तिनके ढेर सारे थे। बेचारी चिड़िया तो घास का गट्ठर लेकर ढोने लगती, लेकिन दुष्ट कौवा बहुत कम काम करता। अब इसी तरह से दिन बीत रहे थे और दोनों का सुंदर घर बनकर तैयार हो जाता। देखे कालू कौवे, सर्दियों का मौसम भी आ गया और हमारा घर भी सही समय पर बन चुका है। अब हम दोनों को सर्दी में ठंड से ठिठुरना नहीं पड़ेगा। चिड़िया, हम दोनों को नहीं, बस मुझको। ये घर मेरा है, कालू कौवे का। ये कैसी बातें करते हो, ये घर तो हम दोनों का है। छोटी चिड़िया, इस हथौड़े से तेरा सर फोड़ दूंगा जो एक बार भी इस घर को अपना कहा तो। ये घर मैंने बनाया है, ये मेरा है। नहीं कालू कौवे, ये बेईमानी है। ये घर मेरा भी है, मैं इसी में रहूंगी। कालू कौवा तो बड़ा दुष्ट था। वो छोटी चिड़िया को पीटना शुरू करता। कहोगी मेरे घर को अपना, कहोगी एक बार और कहा तो जबान खींच दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो कालू कौवे, मत मारो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये घर आपका ही है, इसे कभी अपना नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ, ये हुई ना बात। अब भागी यहाँ से, पिद्दी सी चिड़िया आई बड़ी घर में रहने वाली। फिर कालू कौवा खुश होकर घर के अंदर चला जाता है। बेचारी छोटी चिड़िया रोती रह जाती है। वो दूर एक पेड़ पर तिनके के घोंसले में सर्दी की ठंडी रात गुजारती है। यहाँ कितनी सर्दी है। दुष्ट धोखेबाज कौवे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें ऊपर वाला जरूर देगा। हे ऊपर वाले, अब मैं कैसे बचूं? वाह वाह, यहाँ तो सर्दी ही नहीं लग रही है और ना ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। पूरी रात मजे से सोऊंगा। क्या नरम घोंसला बनाया है उस चिड़िया ने। बड़े दिनों बाद मीठी नींद सोऊंगा। वाह जी वाह, मेरे तो मजे आ गए हैं। ऐसे कालू कौवा नरम घोंसले में बड़े मजे से सो जाता है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा भोजन की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। उसे जोरों की भूख जो लगी थी, तभी उसे एक पेड़ के नीचे काफी ढेर सारा भोजन दिख जाता है। ओए साबा साबा, ओए बल्ले बल्ले, आज तो मौज ही आ गई। सर्दियों के लिए बढ़िया घर और यहाँ ढेर सारा भोजन। जल्दी से कोई पक्षी न देख ले, सब उठाकर ले जाता हूँ, फिर आराम से घर में बैठकर खाऊंगा। ऐसे कालू कौवा जैसे ही अपनी चोंच एक फल को लगाता है, तभी ऊपर से एक पिंजरा गिरता और दुष्ट कालू तो पिंजरे में कैद हो जाता है। क्या ये शिकारी का जाल था? अब वो मुझे ले जाएगा और मार देगा। कोई बचाओ, कोई बचाओ। कालू कौवा ऐसे खूब चिल्लाता, रोता, मगर कोई पक्षी वहाँ नहीं आता। तब छोटी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी, जो कालू कौवे को फंसा देखकर उसके पास आ जाती। चिड़िया चिड़िया, अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। शिकारी आता ही होगा, जल्दी से पिंजरे की कुंडी खोल दो। क्यों कालू कौवे, मैं क्यों खोल दूं कुंडी और क्यों बचाऊं तुम्हें? तुम वही पक्षी हो जिसने मुझे मारा और धोखा भी दिया। नहीं बचाऊंगी, तुम हो ही इस लायक। अब शिकारी आएगा और तुम्हें ले जाएगा। मैं अपने घर में सुकून से रहूंगी। नहीं नहीं चिड़िया, तुम घर में बेशक रह लेना, प्लीज मुझे बचा लो। कालू कौवा तो चिल्लाता रह जाता, मगर रानो चिड़िया उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से लौट जाती है। और तभी शिकारी आकर कालू कौवे को ले जाता है। अब छोटी चिड़िया खुशी से अपने बनाए हुए लकड़ी के मजबूत घर में रहने लगती है। आपका धन्यवाद गौरी, बड़े दिनों के बाद दिखी हो। आजकल कहाँ बिजी रहती हो? रानो, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। मेरी सास एक नंबर की चुड़ैल है, मुझसे सारे दिन नौकरों की तरह काम करवाती है। मुझे एक पल का भी चैन नहीं मिलता। गौरी, सास तो सबकी ही एक जैसी होती है, वो थोड़े ना घर का काम करेंगी। हम बहुओं को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। नहीं, मैंने सबको देखा है, सबकी सास मम्मा अच्छी होती है, बस मेरी सास ही लड़ाकू मिली है। गौरी कवि ने ऐसा कहा ही था कि तभी पीछे से उसकी सासू माँ आ जाती और गौरी कवि की पूंछ खींच देती। नालायक कामचोर, मैंने तुझे इसीलिए काम से भेजा था। गौरी तो भूल गई थी कि उसकी सासू माँ ने उससे क्या मंगाया था। माँ जी, मैं भूल गई थी, शायद आपने गोलगप्पे मंगाए थे। हे भगवान, ये कैसी मूर्ख बहू आई है। मैंने तुझसे बुलबुल वैद के घर से खांसी की दवा मंगाई थी। कहाँ है मेरी खांसी की दवा? यहाँ मेरी खांस खांस के सांस फूल गई है और तू यहाँ बैठी है। चल घर, तुझे बताती हूँ। चिड़िया और हरियाली तोती तो खूब हंसती है। फिर गौरी कवि और मम्मा सास घर चली जाती है। खाना बनाते हुए गौरी गुस्से में बड़बड़ाती है, आज इस बुढ़िया ने मेरी सबके सामने खूब हंसी उड़वाई है।
मैं भी इसके आंसू निकलवा दूंगी। बड़ी सास बनी फिरती है। ऐसे बड़बड़ाते हुए गौरी का भी खाने में लाल मिर्च भर भर के डाल देती और अपनी सास को खाना परोस देती है। मम्मा सास को पहले निवाले में ही खूब मिर्च लग जाती है। उसकी तो चोंच लाल हो गई थी। मिर्ची, हाय मिर्ची, मेरा मुंह छिल गया। खाने में बहुत मिर्ची है। गौरी बहू जल्दी आओ। गौरी भागकर पानी लाओ। दिख नहीं रहा माँ को मिर्ची लगी है। माँ की चोंच पूरी लाल हो गई। गौरी तो जानबूझकर रसोई घर में देर लगाती। इधर मम्मा सास को तो जोर से मिर्ची लग रही थी। गौरी पानी कहाँ है? जल्दी से पानी लाओ। कालू जी, घर में पानी खत्म हो गया। मैं बस 2 मिनट में नदी से पानी भर कर लाती हूँ। तू रहने दे बहू, मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाय हाय मिर्ची, कितनी मिर्ची डाल दी। फिर सास कभी जल्दी जल्दी नदी पर जाती है। अपनी लाल चोंच को पानी में डुबो कर रखती। निकम्मी शैतान गौरी, इतनी मिर्च भी कोई खाने में डालता है? पता नहीं कब अकल आएगी इस पागल बहू को। मेरा मुंह जल गया। गौरी, आज तो गलती हो गई, मगर आगे से ध्यान रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू, खाने में नमक मिर्ची ज्यादा कम होते रहते हैं। अगर इतनी ही दिक्कत है तो खाना खुद से बना लिया करो, मुझसे ना बोला करो। मम्मा सास तो गौरी से पहले ही बहुत गुस्सा थी। वो अपनी लाठी उठाती है और गौरी में बजा देती है। इसका मतलब तो खाने में कल भी मिर्च ज्यादा ही डालेगी। अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। ऐसे मारकर मम्मा सास अपने घोंसले में सो जाती है। कालू कौवा खिचड़ी बनाकर लाता है और माँ को पेट भर खिलाता है। ये देखकर गौरी कवि को और भी गुस्सा आ गया था। रात गुजर जाती है। अगले दिन गौरी अपनी माँ के घर जाकर रोने लगी थी। माँ, अब मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। वो बुढ़िया बहुत बुरी है, मुझे लाठी से मारती है। गौरी बेटा, तेरी सास बहुत चालाक है। अगर तू घर नहीं जाएगी तो वो कालू जमाई की दूसरी शादी करा देगी और तू यहीं रह जाएगी। फिर ऐसे कहाँ भटकेगी? इसलिए ससुराल को तुझे जाना होगा। माँ, वो बुढ़िया बहुत बुरी है। अगर वो घर में न रहे तो हम दोनों सुख चैन से जी सकेंगे। मगर वो बुढ़िया तो अभी हट्टी कट्टी है। उसे कुछ भी नहीं होता, बुखार भी नहीं आता, लेकिन मैं उस घर में नहीं जी पाऊंगी। बेटी, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक उपाय है। हमारे जंगल में एक तोता बाबा जी आए हैं, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। अब चल जल्दी से। फिर वो दोनों बाबा जी के पास चली जाती हैं। बाबा एक नदी किनारे छोटी सी कुटिया में रहते थे। बाबा जी, ये मेरी बेटी गौरी है। इसकी सास ने जीना दुर्भर कर रखा है। ये देखो, डंडे से मारती है। हाँ बाबा जी, मेरी सास बहुत बुरी डायन है। अगर उसका बस चले तो वो मेरी जान ही ले ले। बच्ची, अब आपको क्या चाहिए? बाबा जी, बस कैसे भी करके मेरी सास मर जाए, हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छूटे। मैं आपकी बड़ी आभारी रहूंगी। ठीक है, इस पोटली में जहरीले अंगूर है। आपको रोज एक अंगूर अपनी सास को खिलाना होगा और तब तक वो मर नहीं जाती। उनसे प्यार से बातें करनी होंगी, उनको स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खिलाना होगा, तभी आपकी मम्मा सास ये अंगूर खा सकेगी। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा से आऊंगी और आपके लिए दक्षिणा लाऊंगी। अब चलती हूँ। ऐसे वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। गौरी अपने ससुराल चली जाती है और बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती है, जिसे खाकर मम्मा सास तन मन से सोचती है, कल खाने में मिर्ची ज्यादा होने की वजह से मेरा मुंह छिल गया था, इसलिए गौरी बहू ने आज खीर बना दी। बड़ी समझदारी दिखाई है। ऐसे सास कभी खीर खाती है और मुस्कुराती है। रात को सोने से पहले गौरी मम्मा सास के पैर दबाती। अब जाओ बहू, तुम भी सो जाओ, बहुत पैर दबा दिए। अरे माँ जी, मैं तो भूल ही गई, मैं घर से अंगूर लाई थी। जरा रुके, मैं अभी आपको खिलाती हूँ। फिर गौरी बहू सास को अंगूर खिलाती है। बहू, मेरा पेट भरा पड़ा है, बाकी के कल खाऊंगी। अब जा तू भी सो जा, दिन भर में थक गई होगी। फिर गौरी कवि अपने घोंसले में चैन से सोती है। अब उनका हर एक दिन शांति पूर्वक और खुशियाँ भरा बीतता। एक दिन गौरी कवि नदी से पानी भरने जाती है तो हरियाली तोती कहती है, गौरी, क्या आज भी उस दिन की तरह कुछ भूल तो नहीं गई? कहीं घर जाकर तुम्हें फिर से मार खानी पड़े। अच्छे से अभी याद कर लो। सास कवि तो पीछे से सुन रही थी। वो बोलती है, ए हरियाली, तू अपनी मोटी चोंच बंद कर ले। अब मेरी गौरी बहू समझदार हो गई है, वो कुछ नहीं भूलती। और हाँ, एक बात और आगे से सुन ले,
अगर मेरी बहू के बारे में कुछ भी भला बुरा कहा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल बहू, अब घर चलते हैं। गौरी बहू तो अपनी सास के इस रवैये को देखकर बहुत खुश होती है और भागती हुई उस तोते बाबा के पास जाती है। बाबा जी, मेरी सास बहुत अच्छी है, मुझसे गलती हो गई। गौरी का भी, लेकिन अब ये सब कहने से क्या फायदा? जो तुम चाहती थी वो तो होकर ही रहेगा। अब आपकी सास 1-2 दिन में मर जाएगी। नहीं बाबा जी, ये नहीं होगा। आप कोई दूसरा उपाय बताएं। अगर मेरी सास मर गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप कुछ भी करके दूसरा उपाय बताएं। गौरी की आंखों में आंसू झलक रहे थे। वो अपनी माँ जी को बचाना चाहती थी। बच्ची, तुम चुप हो जाओ। आपकी माँ जी को कुछ नहीं होगा। वो अंगूर साधारण अंगूर थे, जहरीले नहीं थे। बाबा जी, आप बहुत महान हो। अब मैं चलती हूँ। मेरी माँ जी को कुछ नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे उन सास बहू की लड़ाई प्यार में बदल जाती है और कौवों का परिवार सुख चैन से रहता। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। ठंडी ठंडी हवाओं में गौरी कवि की बूढ़ी सास ठिठुरते हुए जंगल में लकड़ी काट रही थी। गौरी बहू, यहाँ बहुत ठंड है, मुझसे और लकड़ी नहीं काटी जाएंगी। अभी तो बस थोड़ी सी लकड़ी जमा हुई है, कम से कम 2 गठरी लकड़ी तो काटनी पड़ेंगी। चुपचाप से काम कर, खुसट बुढ़िया। लेकिन बहू, हीटर और गर्म कंबल भी तो है, फिर हम इतनी लकड़ियों का क्या करेंगे? तो चुपचाप से लकड़ी काट। खाने में तो कोई सवाल नहीं करती, बस ठूसी जाती है। मम्मा सास कवि को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहू गौरी उससे इतनी सर्दी में लकड़ी क्यों कटवा रही थी और माँ कवि सारा दिन लकड़ी काटती। गौरी तो एक तरफ बैठी हुई थी। बुढ़िया, अब तो घर चली जा, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। लेकिन बहू, इन लकड़ियों का क्या होगा? तूने इतनी सर्दी में मुझसे लकड़ी क्यों कटवाई? बुड्ढी कहीं की, मैं इन लकड़ियों का कुछ भी करूं, तुझे क्या लेना है? अब चुपचाप से घर चली जा। अपनी बहू का कहना मानकर मम्मा कवि तो घर चली जाती। लो भाभी, मैं सूखी सूखी लकड़ी लाई हूँ, अब आपको ठंड नहीं लगेगी। देखो कितनी सारी लकड़ी है। गौरी दीदी, आप हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। अच्छा किया आप जो ये लकड़ी ले आई, हमारा तो सर्दी से बुरा हाल था। गौरी बहन, आपको इतनी सारी लकड़ी कहाँ से मिली? भाई, कहाँ से मिली का क्या मतलब है? सब मैंने खुद की मेहनत से काटी है ताकि मेरे भैया भाभी को सर्दी न लगे। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे झूठ बोलकर गौरी कवि अपने जंगल लौट आती है। अपने घर आते हुए गौरी को तो तेज ठंड लगी हुई थी। वो सीधे हीटर के सामने खड़ी हो गई थी। गौरी बहू, तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने खिचड़ी बनाई है, वो भी सारी ठंडी हो गई। अंधी बुढ़िया, यहाँ मेरी सर्दी से कुल्फी बनी जा रही है और तुझे खिचड़ी की पड़ी है। जाओ, मेरे लिए फटाफट से चाय बना कर लाओ। गौरी को तो अपनी बूढ़ी सास पर जरा भी तरस नहीं आता। वो बस उससे नौकरानियों की तरह काम करवाती। बेचारी मम्मा सास कवि को अपने गर्म घोंसले से बाहर निकलना ही पड़ता और गौरी के लिए चाय बनाने चली जाती। कालू बेटे ने कैसी बुरी कवि से शादी की है, जब से घर में आई है मुझे नौकरानी बना दिया। मेरी सेवा करने की बजाय उल्टा अपनी सेवा करवाती है, जरा भी रहम नहीं करती। मम्मा कवि काम करते हुए ऐसे सोच रही थी और उनके दिन ऐसे ही बीतने लगे थे। हाय दैया, कितना ठंडा पानी है, मैं नहीं धोऊंगी। इतने ठंडे पानी से बर्तन। एक काम करती हूँ, उस बढ़िया से ही बर्तन धुलवाती हूँ, बड़े आराम से घोंसले में बैठी होगी। फिर गौरी कवि जोर जोर से मम्मा कवि को आवाज लगाती। क्या हुआ बहू, इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रही है? तुझे ये नल पे पड़े बर्तन दिखाई नहीं देते? इन्हें कौन धोएगा? चलो अब जल्दी से काम कर। गौरी बहू, मेरी उम्र का तो लिहाज कर, मैं इतनी सर्दी में ठंडे पानी से बर्तन धोऊंगी और तू क्या करेगी? अच्छा जी, तो ये बर्तन धोने में तो मर जाएगी। चल अब मैं देख के रहूंगी तू भला कैसे मरती है। फिर गौरी कवि अपनी नजरों के सामने मम्मा कवि से बर्तन धुलवाती और फिर ढेर सारे कपड़े भी धुलवाती। बोल बुढ़िया, क्या हुआ तुझे? एकदम बढ़िया है, आज से घर का काम सारा तू ही करेगी और कोई सवाल जवाब किया तो घर से बाहर फिकवा दूंगी। फिर पड़े रहना कहीं कूड़े कबाड़े में, मेरी कोई गलती नहीं होगी। ना ना गौरी बहू, मुझे घर से ना निकालना, मैं सारा काम समय पर कर दूंगी। ऐसी ठंड में कहाँ जाऊंगी। गौरी का भी बहुत खुश होती। एक दिन उसके भैया भाभी घर आते। गौरी दीदी, लगता है कालू जीजा अच्छा पैसा कमाते हैं, तभी तो हीटर लाया हुआ है। और एक आपका भाई है, 40 कौड़ी तक नहीं कमाता। सारी रात सर्दी में ठिठुरती हूँ, चैन से सो भी नहीं पाती।
आपने जो लकड़ियाँ दी थी वो भी खत्म हो गई। भाभी, मेरे घर में 2 हीटर है, एक हीटर आप ले जाना। फिर गौरी कवि अपनी सास के कमरे में जाती और मम्मा कवि का हीटर भाभी को दे देती। हीटर लेकर गौरी की भाभी वहाँ से चली जाती। गौरी बहू, मेरा हीटर कहाँ है? मुझे सर्दी लगी है। मुझे क्या पता, तुम्हारा हीटर खुद ध्यान रखो। अभी तो यहीं रखा था, घर में से कौन ले जाएगा? चोरों की कमी है, हो सकता है खिड़की से कोई अंदर घुस आया हो। ऐसे झूठ बोल के गौरी कवि बाहर को चली जाती। शाम को मम्मा कवि अपने बेटे कालू से कहती, बेटा कालू, कोई चोर मेरा हीटर चुरा ले गया। इतनी सर्दी में बिना हीटर के मेरी कुल्फी जम गई, मेरी हड्डियां भी अकड़ने लगी। माँ, मेरी जब तनख्वाह मिलेगी तो मैं आपके लिए नया हीटर ला दूंगा, तब तक आप हमारे हीटर से काम चला ले। नाना कालू, मैं अपना हीटर नहीं दूंगी, मुझे भी तो ठंड लगती है। गौरी, माँ बूढ़ी है, माँ को हीटर की तुमसे ज्यादा जरूरत है, चुपचाप हीटर माँ को दे दो। कालू कौवा बहुत सख्त था, वह हीटर माँ के कमरे में रखवा देता। गौरी कवि को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में सोचती रह जाती, बस आज की रात ये बढ़िया इस घर में है, कल इसका ठिकाना कहीं और ही होगा। कमीनी मेरा हीटर ले गई। ऐसे सोचते सोचते गौरी कवि सो जाती। सुबह को कालू कौवा अपने काम पर चला गया था। माँ जी, आपको हीटर चाहिए था ना? चलो, मैं आपको नया हीटर दिलवाती हूँ। लेकिन गौरी बहू, हीटर के लिए पैसे कहाँ से आए? कालू को अभी तनख्वाह नहीं मिली है। माँ जी, तुम बस मेरे साथ दुकान पर चलो, मेरी जान पहचान की दुकान है, मैं उधार हीटर दिलवा दूंगी, तुम चलो तो सही मेरी प्यारी सासू माँ। ऐसे झूठ बोलकर गौरी कवि मम्मा सास को अपने साथ ले जाती। गौरी बहू, अब कितनी दूर है वो दुकान? मुझसे यह उड़ा नहीं जाता। माँ जी, बस थोड़ी दूर है, आप चले तो सही। ऐसे झूठ बोल बोल के गौरी कवि मम्मा कवि को दूर पहाड़ों पर ले जाती, जहाँ मांसखोर चीलों का बसेरा था। माँ जी, आप यहाँ थोड़ा आराम करें, मैं दुकान को ढूंढती हूँ, शायद घने दिनों में आई थी इसलिए भूल गई हूँ। ऐसे गौरी कवि मम्मा सास को वहीं छोड़कर भाग जाती। रात काफी हो चुकी थी, अब सास कवि को सब समझ आ गया था। अब तक तो उस बुढ़ी को किसी चील ने खा लिया होगा, कल कैसे मजे से मेरे हीटर में सोई थी। गौरी बहू, तुमने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, ये अच्छा नहीं किया, तू तो बहुत बुरी निकली। सास माँ कवि घने अंधेरे में रो रही थी, तभी गौरी का भाई वहाँ से गुजर रहा था। वो मम्मा कवि के पास आ जाता। अरे मौसी जी, आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? बेटा, तेरी बहन यहाँ मुझे मरने के लिए छोड़ गई। मौसी जी, आप मेरे साथ घर चले, यहाँ खूंखार चीलों का अड्डा है, आप जल्दी से मेरे साथ चले। फिर गौरी का भाई मम्मा कवि को अपने साथ ले आता और कालू जीजा को सब बता देता। गौरी दीदी, आपने ये गलत किया, अगर मैं वहाँ से नहीं गुजरता तो माँ जी कब का मर गई होती। गौरी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं, निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। कालू, प्लीज मुझे घर से मत निकालो, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। गौरी खूब माफी मांगती, मगर कालू कौवा उसे माफ नहीं करता और घर से भगा देता। भाई, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं कहाँ रहूँगी, कालू तो घर में नहीं रख रहा। गौरी दीदी, मुझे आपको बहन कहने में शर्म आती है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊँगा, क्या पता आप मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा व्यवहार करें, को जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं तो चला। ऐसे बोलकर गौरी का भाई भी चला जाता। अब गौरी कवि को एहसास हो गया था कि उसने आज तक कितनी बड़ी गलती की थी, उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं